हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अपन ने जो है फंगस पूरा कर लिया और बैक्टीरिया का भी अपन ने सारी चीज़ें कर ली थी। बस एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण का रह गया था। और उसके बाद अपन नेक्स्ट जो है फाइटोप्लाज्मा स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो, जो इसका क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन डीएच बर्गे ने दिया। और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी। मैनुअल मतलब होता है बुक, ठीक है ना। तो एक तरह से परेशान मतलब जब अपन कोई चीज़ लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं मैनुअल। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा था उसमें, तो उन्होंने नाम भी दिया इसका, बर्गीज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी। तो इसके अंदर जो है इन्होंने इस बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन दिया था। और ये जो है 1923 में इसका फर्स्ट सब्सक्रिप्शन निकला था। उसके बाद में 1984 में इसको थोड़ा सा इसका नाम इस बुक का बदल दिया और ये लिख रखा गया बर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टेमेटिक बैक्टीरियोलॉजी। तो बस नाम बदला है, बाकी बुक वही है। और इसमें जो है सारी जितने भी बैक्टीरियाज थी, पूरे बैक्टीरिया का जो है क्लासिफिकेशन इसके अंदर दिया गया था। उसके बाद में वॉइस, ये वॉइस आपके फंगस में भी आए थे। तो वॉइस ने जो है 2 डोमेन दिए, डोमेन मतलब क्लासेस, और उनमें आर्किया और बैक्टीरिया। तो ये जैसे आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, तो एक तो होता है आर्की बैक्टीरिया जो कि प्रिमिटिव होते हैं, और एक होते हैं नॉर्मल बैक्टीरिया। तो इन्होंने इस तरीके से यहाँ पे दिया। और 2004 में इन्होंने एक और मैनुअल उसमें निकाला, बर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टेमेटिक बैक्टीरियोलॉजी। और इसका जो सेकंड पार्ट था, उस पार्ट में इन्होंने जितनी क्लासेस थी उन क्लासेस को 24 फाइलम्स में सब डिवाइड किया। और अब जो है लगभग 32 है, और उसमें जो है खूब सारे जो है बैक्टीरिया की जीनस को इन्होंने इंक्लूड किया है। अब इनका जो इंक्लूड, जैसे वो कल अपन ने देखा था कि जो फंगस है वो फंगस भी 3 तरीके से डिवाइड किए थे, हार्मफुल हैं, यूजफुल हैं, फिर उसके बाद बायो कंट्रोलर थे। तो इस तरीके से इसमें भी इन्होंने जो है इनको उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग करा। तो कुछ तो है कि जो प्लांट के अंदर डिजीज करते हैं, तो जेंथोमोनास, सुडोमोनास, ये सब, इरविनिया, ये सब जो है किसमें, जो कि प्लांट में डिजीज करते हैं। फिर उसके बाद में कुछ जो है यूजफुल भी हैं, जैसे राइजोबियम है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह में काम में आते हैं। तो सेकंड कैटेगरी इन्होंने ये करी। और आजकल जो है बैक्टीरिया, उनको अपन काम में अपन बायोटेक्नोलॉजी पढ़ चुके हैं, तो अपन याद है आपको कि हम जो है बायोटेक्नोलॉजी में भी एज ए वेक्टर, एज ए मतलब कारक के वाहक के रूप में इसको काम में लेते हैं। और ये है कौन सा, एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड। और ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि नेचर्स जेनेटिक इंजीनियर कौन है, तो उसमें है आपका एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु, कि प्रकृति का आनुवांशिक अभियंता जो इंजीनियर जिसे अपन बोलते हैं, वो किसको नाम दिया गया है, एग्रोबैक्टीरियम को। तो ये जो थोड़ा सा रह गया था अपना, तो ये है जीवाणु का वर्गीकरण। अब उसके बाद में अपना स्टार्ट हो रहा है फाइटोप्लाज्मा। अब ये जो फाइटोप्लाज्मा है, ये फाइटोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा, आपने सुना होगा कि सबसे छोटी कोशिका, आपसे पूछा भी जाता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो वो है माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा में भी अगर अपन कैटेगरी देखें तो PPLO, फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो ये निमोनिया डिजीज करती है, तो उस वाली जो माइकोप्लाज्मा है, वो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल होती है। अब वही चीज़ है कि माइकोप्लाज्मा को तो इन्होंने, जैसे अपन वायरस को करते हैं ना, प्लांट वायरस और एनिमल वायरस, तो उसी तरीके से जो माइकोप्लाज्मा उनको तो मान लिया एनिमल प्लाज्मा, और जो फाइटोप्लाज्मा उनको क्या मान लिया, जो पौधों में होते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे भी डिस्कवरी है कि 1967 में डोई, साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने माइकोप्लाज्मा
को डिस्कवर किया था और उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो प्लांट में डिजीज़ करते हैं और उनका जो है बिल्कुल कुछ ऐसा सेल वॉल या इतनी वो सेल मेम्ब्रेन जो है डेवलप नहीं दिखाई देती है, तो इन्होंने इसको नाम दिया था MLO, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। और फिर बाद में इसको बदल दिया 1994 में, इसको नाम क्या दे दिया गया, फाइटोप्लाज्मा। फाइटो मतलब प्लांट में जो डिजीज़ करते हैं, तो इनको नाम दे दिया गया फाइटोप्लाज्मा। उसके बाद में देखो, अगर हम इसकी सेल देखते हैं तो इसकी जो है वो सेल इम्पॉर्टेंट है और ये डायग्राम आ भी जाता है और इसकी स्ट्रक्चर भी पूरी डिटेल आ जाती है, तो ये आप ढंग से कर लेना कि जो फाइटोप्लाज्मा सबसे पहले तो ये एक कोशिकीय है, यूनिसेलुलर है। फिर ये जो है इनमें अकुंडलित प्रोकैरियोटिक यानी नॉन हेलिकल प्रोकैरियोटिक है, तो बिल्कुल जैसे सेल होती है उस तरह से बिल्कुल फ्लैट ये दिखाई देते हैं, इसमें कहीं आपको कोई मतलब कर्व या कुछ दिखाई नहीं देगा। फिर उसके बाद में अगर हम इसका थोड़ा सा शेप साइज देखें तो इसका जो डायमीटर है, व्यास है, वो 200 to 800 म्यू माइक्रोन, क्योंकि ये एक सर्किल की तरह दिखाई दे रहा है तो इसलिए इसका डायोमीटर है। फिर उसके बाद में ये अत्यधिक बहुरूपी पीलियोमॉर्फिक यानी कि आवश्यकता पड़ने पर ये अपनी संरचना में परिवर्तन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ इतना हार्ड कवरिंग नहीं है इसकी, इसलिए जो है जैसे ये बिल्कुल उसी तरह से दिखाई देते हैं जैसे गोंद है कि कहीं पड़ा है तो थोड़ा सा अगर आपने हिला दिया, ये जेली है या आजकल जो स्लाइम आता है, तो उस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है जिससे कि आप आसानी से उसकी शेप को चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद में आप देखो इसके चारों तरफ ट्रिपल लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इसमें 3 जो है कोशिका झिल्ली पाई जाती हैं और अंदर आप देखो इसमें डीएनए है और डबल स्ट्रैंड dsDNA, मतलब कि इसमें 2 उसकी हेलिक्स हैं, 2 स्ट्रैंड हैं। फिर उसमें आरएनए भी पाया जाता है, 70S राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। तो बहुत कम चीज़ें हैं जो इसके अंदर यहाँ पर पाई जाती है। तो ये एक सिंपल सी संरचना है किसकी, फाइटोप्लाज्मा की। फिर उसके बाद में कुछ इसमें थोड़ी नीचे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो एक तो है कि इसकी वृद्धि के लिए स्टेरोल होता है। स्टेरोल आप थोड़ा केमिस्ट्री में अगर पढ़ा हो तो स्टेरोल क्या है, जो ऑयल जैसे चीज़ें, कभी आपने इंजेक्शन लगवाया हो तो एक इंजेक्शन होता है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, जो केमिकल है उसको पानी में कराओ और हम बॉडी में उसको कहीं भी लगवा सकते हैं, और एक होता है ऑयल सॉल्युबल। तो जो ऑयल सॉल्युबल केमिकल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टेरॉल्स, और जब हम उसको लगवाते हैं, जितने एंटीबायोटिक वाले जब इंजेक्शन होते हैं तो वो हम उसको सीधे ब्लड में लगवाते हैं और बहुत धीरे धीरे वो जाता है क्योंकि ऑयल सॉल्युबल होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेरॉल। तो आप थोड़ा नॉर्मली बस ये समझ लो कि स्टेरॉल मतलब तेल वाला, ठीक है। तो इसके अगर हम इसको डेवलप करना चाहते हैं तो हमें ऐसे एंटीबायोटिक्स यूज़ करने हैं जो कि स्टेरॉल हो। फिर उसके बाद में देखो कि ये जो है कोई भी प्लांट है तो उस प्लांट की फ्लोएम्स में मिलेगा, और फ्लोएम में भी कौन सी, चालनी कोशिका। अगर आपने जाइलम और फ्लोएम पढ़े हों तो उसमें सीव सेल्स होती हैं, जैसी मतलब छलनी जैसी, जिससे कि जो है खाद्य पदार्थों को या जो फूड प्लांट बनाता है उसको छाना जाता है बाकायदा। तो इसी तरीके से इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, चलनी नलिकाएं, सीव ट्यूब्स, तो उसके अंदर ये पाया जाता है। फिर इसके बाद में देखो ये पहले भी, अभी जब मैंने आपको पहले चैप्टर पढ़ाया था तब एक बच्चे ने पूछा भी था कि टेट्रासाइक्लिन क्या है। तो टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है जो कि इसके ऊपर जो है इसको रोक सकता है। तो एंटीबायोटिक क्या होते हैं कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करने वाले या उसकी ग्रोथ को कम करने वाले। तो यहाँ पर क्या है, टेट्रासाइक्लिन। लेकिन जैसे इसमें लिखा है कि पेनिसिलिन है, वो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाता है। फिर उसके बाद में ये है अविकल्पी परजीवी, कई बार बता चुकी हूँ, यानी कि किसी पर्टिकुलर जो है ऑर्गेनिज्म पर ये इन्फेक्शन करेगा, सब पे नहीं करेगा। जिसको जिसमें करना है तो वो उसी में करेगा, तो उसे बोलते हैं इसके पास में केवल एक ही होस्ट होगा, तो इसलिए अविकल्पी ऑब्लिगेट है ये। उसके बाद में जो है कि हम
इसको आर्टिफिशियली नहीं बना सकते। और अगर जैसे मान लीजिए कुछ कोशिश भी की गई तो यहाँ पे एक नया जीनस बनाया गया है, कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा, और इसको जो है CA फाइटोप्लाज्मा कहते हैं। और ये अभी जो है रिसेंटली जो है आप कह सकते हो इसको डिस्कवर किया गया है। उसके अलावा इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन दे रखा है। अगर हम इसका डोमेन देखें तो ये बैक्टीरिया में रखा गया है इसको। अगर हम फाइलम देखें तो फर्मिक्यूट्स में दिया हुआ, ये क्लासिफिकेशन है। और फिर उसके बाद में अगर हम क्लास देखते हैं तो इसको मॉलिक्यूट्स में रखा गया, तो ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद में अब हम इसमें देखते हैं कि इसकी कुछ, हालांकि आगे है ये डिजीजेज कि कौन कौन सी डिजीजेज हैं, तो लगभग ये मान के चलिए कि 1000 डिजीज़ ये करता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो एक तो दे रखा है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ये आपके कोर्स में है, बैंगन की छोटी पत्ती रोग, और एक है तिल का फाइलोडी। जब अपन ने ये स्टार्टिंग में पढ़ा था तो उसमें फाइलोडी आया था, तिल का फाइलोडी, यानी कि तिल की जगह उसमें उसके फ्लावरिंग में लीफ निकलने लगती है तो उसे बोलते हैं फाइलोडी। और एक है गन्ने का घासी प्ररोह रोग, ग्रेसी सूट डिजीज ऑफ शुगर केन। तो ये यहाँ पे 3 डिजीज दे रखी हैं जो कि फाइटोप्लाज्मा के कारण प्लांट्स में होती है। उसके बाद में देखो 2 चीज़ इसमें और दे रखी है, फिर कल अपन वायरस स्टार्ट करेंगे। एक तो है आर्की बैक्टीरिया। अब आर्की बैक्टीरिया क्या है, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं आद्य, यानी पुराने जमाने, या ये मान के चलो जब अर्थ डेवलप हुई थी, अर्थ का डेवलपमेंट हुआ था, तब ये बैक्टीरिया हुए थे। और ये बहुत एडवर्स कंडीशन में, बहुत विपरीत 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सल्फर वाले पानी में, अलवण वाले उसमें, तो ये जो है बहुत पुराने और ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में ये रह सकते हैं। तो ये एक अलग तरीके की, अब जैसे अधिक लवणीय क्षेत्रों में, गर्म झरनों में तो थर्मोफिलस हो गया, हेलोफिलस हो गया, बहुत एसिडिक वाले एरिया में भी रहेंगे, और बिना ऑक्सीजन वाले अवायुवीय या मिथनोजन, ये मिथनोजन इसमें इम्पॉर्टेंट है, जो अपने गाय भैंस है उसके अंदर पाया जाता है। और गोबर गैस या बायोगैस का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, मिथनोजन। और इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इससे मीथेन, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, मीथेन गैस निकलती है, और उसी को हम कहाँ पे उपयोग में लाते हैं, बायोगैस में। तो ये उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब देखो इसका इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये इतने एडवर्स कंडीशन में या विपरीत कंडीशन में कैसे रह सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें जो इसकी सेल वॉल है वो स्यूडोम्यूरिन की बनी हुई है। ये ध्यान रखना, कई बार आता है कि भाई ये आर्की बैक्टीरिया, तो उसमें स्यूडोम्यूरिन की जो है, म्यूरिन होता है और स्यूडोम्यूरिन यानी कि नकली म्यूरिन है, उसकी जो है कोशिका भित्ति बनी हुई होती है, इसलिए ये एडवर्स या विपरीत कंडीशन में भी रह सकता है। फिर देखो यहाँ मिथनोजन का दे भी रखा है कि गाय भैंसों की आंतों में रहता है, और ये जो इसके गोबर है उस गोबर से जो है हम बायोगैस का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि उसमें मिथनोजन होता है जो मीथेन गैस को फॉर्म करता है। फिर है साइनोबैक्टीरिया, इसको हम दूसरा नाम देते हैं BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी नहीं है, ये बैक्टीरिया ही है, लेकिन पहले इसको शैवाल वाले कैटेगरी में रखा था, इसलिए इसको नाम दे दिया गया। और इसका बेस्ट एग्जांपल है एनाबिना नॉस्टोक, जिनका उपयोग अपन किस में लेते हैं, उसका उपयोग लेते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। जो चावल या धान की खेती होती है तो वहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं। ये ब्लू कलर की दिखाई देती है, क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इसमें फाइकोसाइनिन पिगमेंट या वर्णक पाया जाता है। और ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं नहीं है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, क्योंकि इनमें विकसित प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। तो ये आज आपका इतना हो गया, कल अपन इसमें जो है वायरस स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।